बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 4 में सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है अल्कोहल और इपोक्साइड, जिसमें टाइप्स ऑफ अल्कोहल को अपन बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं। अल्कोहल की बेसिक जानकारी वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसकी संरचना आपको ये दिख रही है। ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन पे आप OH जोड़ दीजिए। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी है, जब हमने पढ़ा था। अगर दो OH समूह होते हैं पास पास वाले कार्बन पे, या पूरे यौगिक में दो समूह है तो हम कहेंगे डाइहाइड्रिक, और तीन है तो ट्राइहाइड्रिक। तो आज का हमारा विषय यही है। सारी अभिक्रियाएं तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भी आपके एग्जाम्स में पूछी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इसमें इस पूरे पार्ट को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है बनाने की विधियां, यानी ग्लाइकॉल बनता कैसे है, और दूसरा है उसकी रासायनिक अभिक्रिया। बीच में हम भौतिक गुण भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले है बनाने की विधियां। बनाने की विधि में सबसे पहला है एल्कीन से। एल्कीन में हम लेंगे इथीन। इथीन आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें होगा क्या, दो ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया है। एक है KMnO4 क्षारीय KMnO4 और दूसरा है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों की KMnO4 क्षारीय KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का काम होता है दो OH को डबल बॉन्ड पर जोड़ना है। यानी हमने पहले पढ़ चुका है कि डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड को आप तोड़िए और तोड़ने के बाद दोनों कार्बन पर OH जोड़ दीजिए, तो वो आपका उत्पाद बना देगा। महत्वपूर्ण बात इस रिएक्शन की ये है कि KMnO4 और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सिन एडिशन करते हैं। ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि एडिशन मतलब योग, सिन योग। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है, देखिए ये अगर डबल बॉन्ड आप देखें और इसकी रिएक्शन अगर हम KMnO4 से कराते हैं, तो आप अगर इथीन की संरचना की बात करें तो इसमें कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है वो sp2 होती है। sp2 का मतलब समतल, यानी अगर आप एक पेपर की बात करें, आपके टेबल पे कोई कॉपी पड़ी हो, तो उस तल के अंदर ही CH2 की संरचना है। सारे जो परमाणु हैं इथिलीन के, इथीन के, वो सभी उस तल के अंदर हैं। तो OH जो है वो या तो तल के ऊपर दोनों OH जुड़ेंगे या फिर उस तल के नीचे जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक OH तो नीचे से जुड़े और एक OH ऊपर से जुड़े। तो जब दोनों OH एक ही दिशा से जुड़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में जुड़ते हैं, तब उसको सिन एडिशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन दोनों केसेस में आप देखेंगे जो एडिशन है वो सिन होगा और डबल बॉन्ड के किसी भी एक डायरेक्शन में दो OH जुड़ जाएंगे। तो इस अभिक्रिया को आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद है आपके इथिलीन डाइब्रोमाइड से अभिक्रिया। इसके बाद देखिए आप सेकंड जो हमारी अभिक्रिया है वो है इथिलीन डाइब्रोमाइड से। संरचना आपको दिख रही है। इथिलीन डाइब्रोमाइड का मतलब ये संरचना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन पर Br जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा इथिलीन डाइब्रोमाइड। जब इथिलीन डाइब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया होती है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये सिल्वर एसीटेट है, एसीटेट। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से निकलेगा क्या, AgBr, और यहां से भी निकलेगा AgBr। AgBr निकलने के बाद जो यौगिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला, ये कहलाता है, ये है आपका ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। तो ये बहुत आसान है। AgBr को आप हटाइए और बाकी कार्बन पे जोड़ दीजिए।
जब ग्लाइकोल डाइएसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से होती है तो आपके जो उत्पाद आपको चाहिए ग्लाइकोल वो 55% बनता है और साथ में सोडियम एसीटेट साइड प्रोडक्ट बनता है। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने कराई सिल्वर एसीटेट से तो बना ग्लाइकोल डाइएसीटेट, फिर उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होती है तो ग्लाइकोल बन जाता है और इसमें उत्पाद जो है वो 55% है। तीसरी अभिक्रिया है इथिलीन ऑक्साइड से। इसमें भी सबसे पहले आप देखिए इथीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया सिल्वर से होती है। टेम्परेचर आप ध्यान रखें 200 से 400 डिग्री सेल्सियस इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बनता है इथिलीन ऑक्साइड या फिर इपोक्साइड। देखिए इपोक्साइड है और इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है तो आपको ग्लाइकोल प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें जल का जो एडिशन है, योग है, वो कैसे होता है। मान लीजिए आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर आप वाटर का H लिख दीजिए और दूसरा जो OH पार्ट है वो यहाँ लिख दीजिए। तो आप देखिए ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये OH हो जाएगा, ये ऊपर वाला OH हो गया और ये नीचे वाला जो OH है वो ये हो गया। तो ये अभिक्रिया इतनी मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि इथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर जब उसका जल अपघटन होता है तो आपको वही उत्पाद ग्लाइकोल मिल जाता है। इसके बाद है चौथी अभिक्रिया है आपकी इथिलीन डाइअमीन से। इथिलीन डाइअमीन की संरचना आपको दिख ही रही है। कोई भी संरचना को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगर Br जोड़ देते हैं तो वो संरचना हो जाती है। NH2 जोड़ देते हैं तो डाइअमीन हो जाता है और Br जोड़ देंगे तो डाइब्रोमो हो जाएगा। तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक नज़र देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब देखिए इसकी अभिक्रिया जब HNO2 नाइट्रस अम्ल से होती है तो उसको याद करने का तरीका ऐसे है, जब भी अमीन की अभिक्रिया HNO2 से होती है तो इस HNO2 को हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए OH वाला पार्ट हम यहाँ लिखते हैं N ये और ये H। उसी तरीके से दूसरा जो HNO2 है उसका OH हमने यहाँ लिखा, N जो है HNO2 का वो यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। अब आप इसको ब्रेक कर दें बॉन्ड को, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से तोड़ दें। तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हम इस संरचना को बनाते हैं CH2 यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ इससे OH जुड़ गया। ये देखिए हमने OH लिखा तो ये OH ऊपर वाले में और प्लस ये OH नीचे वाले में। तो जो हमें उत्पाद चाहिए ग्लाइकोल वो मिल गया। और ये देखिए ये N ये N ये N और ये, तो 2 मॉलिक्यूल N2 गैस के प्लस आप देखें ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है देखिए आप, तो ये हो गया H2O। तो 2 मॉलिक्यूल H2O। तो जब भी अमीन की अभिक्रिया, यही अमीन नहीं दूसरा भी अमीन कभी हो तो उसकी रिएक्शन जब HNO2 के साथ होती है तो अभिक्रिया को आप इस तरीके से याद कर लें तो आपको आसानी से आप उत्पाद उसका बना सकते हैं। पांचवी अभिक्रिया है ऑक्जेलिक एस्टर से। इसको डाइएथिल ऑक्जेलेट भी कह सकते हैं हम। तो डाइएथिल ऑक्जेलेट का जब अपचयन होता है, देखिए हाइड्रोजन का जुड़ने का मतलब होता है अपचयन और हाइड्रोजन के निकलने का मतलब होता है ऑक्सीकरण। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो उत्पाद बनाएंगे वो है ग्लाइकोल, जो आपको उत्पाद के रूप में चाहिए, प्लस साथ में बनेगा इथेनॉल। ये भी एक इसकी प्रिपरेशन है, तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कुछ हमने प्रिपरेशंस तो आपकी पढ़ी ली।
कुछ आपके बुक्स में है वो भी आप देख लीजिएगा, तो वो आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको आप थोड़ा सा समझें। देखिए, एक शब्द होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने सुना होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है वो आप देखें कि जब कोई विद्युत त्रिणी तत्व, देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई अणु है HF, उसका विलयन है, तो F की विद्युत तीव्रता अधिक है, तो वो डेल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव होगा। तो उस विलयन में बहुत सारे HF होंगे, तो ये नेगेटिव F जो है, F के ऊपर जो नेगेटिव है, वो जब किसी दूसरे HF के हाइड्रोजन से आकर्षित होता है, वो आकर्षित क्यों हो रहा है? क्योंकि H पर डेल पॉजिटिव है और F पर डेल नेगेटिव है। तो जब हाइड्रोजन किसी विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ होता है और उसी विलयन के किसी दूसरे विद्युत त्रिणी तत्व से के द्वारा आकर्षित होता है, और तब जो आकर्षण बल लगता है तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। आप ये जो H और F के बीच में ये जो बंध देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, ये कोवेलेंट बंध है, सहसंयोजी बंध है। ये कंफ्यूज ना हो। हाइड्रोजन बंध जो है, जब विद्युत त्रिणी तत्व से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तब हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो पॉजिटिव हाइड्रोजन जब किसी दूसरे अणु के विद्युत त्रिणी तत्व की तरफ आकर्षित होता है तो कहलाता है हाइड्रोजन बंध। तो अब आप देखें कि ग्लाइकोल की जो संरचना है उसके अंदर ऑक्सीजन विद्युत त्रिणी तत्व है और हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है। आप देखें, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो जब ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आता है डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है डेल पॉजिटिव। तो जब इसको जल में घोला जाता है तो देखिए, जल क्या है? H2O। तो ऑक्सीजन क्योंकि विद्युत त्रिणी है तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा। तो ग्लाइकोल का हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो, और जल का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में आकर्षण बल लगता है, और ये कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और आप देखें कि हाइड्रोजन बंध होने की वजह से ग्लाइकोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो काफी ज्यादा होता है। यदि आप इस ग्लाइकोल को ईथर में घोल दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है, क्योंकि ईथर में ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा, उसकी वजह से उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन अगर इसको जल में घोलते हैं तो आप देखें इसकी विलेयता भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बंध की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लाइकोल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन बंध। इसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुण। आप देखें कि ये जो रासायनिक गुण है उसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो सोडियम के साथ है। इससे पहले जब हमने एलिल अल्कोहल पढ़ा था उसमें हमने एक बात कही थी कि यदि किसी यौगिक की अभिक्रिया सोडियम से होती है और सोडियम से होने के बाद यदि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसका मतलब वो यौगिक अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे OH बंध है, सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है, तो आप देखें ये हाइड्रोजन गैस के रूप में ये निकलता है। इसके बाद फिर अभिक्रिया होती है सोडियम 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप देखें कि ग्लाइकोल की अभिक्रिया सोडियम से कराने पर हाइड्रोजन गैस का निकलना यह प्रदर्शित करता है कि ग्लाइकोल का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो अम्लीय है। आप ये भी देखें कि ये जो पहला जो उत्पाद बना है इसे कहा जाता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट,
ये जो दूसरा उत्पाद बना है इसे कहा जाता है डाइसोडियम ग्लाइकोलेट, और ये जो तीसरा उत्पाद बना है उसे कहा जाता है ग्लाइकॉल डाइएथिल ईथर। तो एक प्रश्न ये जरूर आ सकता है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया को समझाइए। तो आप ये ध्यान रखें कि सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, अर्थात ग्लाइकोल का नेचर अम्लीय प्रकृति का है। दूसरी अभिक्रिया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए इसको क्योंकि आगे भी आएगी अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया, जब भी ग्लाइकॉल की अभिक्रिया या फिर इसके आगे हम ग्लिसरॉल पढ़ेंगे जिसमें 3 OH होंगे, तो इनकी अभिक्रिया बिल्कुल सेम होगी। मैं समझा देता हूँ। PCl5 के साथ अभिक्रिया का मतलब ये है कि आप OH को हटाइए और Cl लगाइए, ये देखिए तो डाइक्लोरोइथिलीन बन जाएगा। अगर PBr3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं ग्लाइकॉल की, तो भी आप OH हटाइए और Br लगाइए, तो ये हो जाएगा डाइब्रोमोइथिलीन। तीसरी जो अभिक्रिया है Pi3 के साथ, ये आपकी इंपॉर्टेंट है अभी भी, और ये आगे जब आप ग्लिसरॉल पढ़ेंगे तब और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऊपर की दो अभिक्रिया यदि आप देखें PCl5 और PBr3 के साथ, तो आपने देखा कि OH हटा और Cl लग गया, OH हटा और Br लग गया और उत्पाद मिल गया। लेकिन आप ये देखें कि Pi3 के साथ जब अभिक्रिया होती है तो डाइआयोडोइथिलीन जो बनता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए है, आप देखिए अगर पीरियोडिक टेबल आप दिमाग में लाएं तो आयोडीन देखिए बहुत नीचे है और कार्बन बहुत ऊपर है, यानी आयोडीन का आकार बहुत ज़्यादा है, कार्बन का आकार उसके तुलना में काफ़ी कम है। तो इस आकार के अंतर की वजह से कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बंध है वो वीक होता है, अस्थायी होता है, और ये बंध टूट जाता है। और टूटता कैसे आप देखें, ये दोनों आयोडीन जो हैं ये यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारा जो अंतिम उत्पाद बनता है वो इथीन प्लस I2 बनता है। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया, इसलिए ये परीक्षा के हिसाब से ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, और जब ये अब ग्लिसरॉल में पढ़ेंगे तब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो अंतिम उत्पाद जो बनेगा वो आपके एल्कीन बनेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और आगे हम पढ़ेंगे तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये केवल जब हम ग्लिसरॉल जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, तो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ग्लिसरॉल वाला थोड़ा और इम्पोर्टेंट होगा। तो वो अभिक्रिया पढ़ने से पहले ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा है कि उत्पाद किस प्रकार बनता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। जब सांद्र HNO3, देखिए ध्यान रखिए कि सांद्र HNO3 से अभिक्रिया होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो जो बनता है वो है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। ये पीले रंग का विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए ग्लाइकॉल की अभिक्रिया जब सांद्र HNO3 के साथ होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब उसको हीट किया जाता है तो बनने वाला जो उत्पाद है वो कहलाता है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पीले रंग का विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए। चौथी अभिक्रिया आपके परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये हो सकता है कि अब जो परीक्षा हो उसमें भी पूछी जाए। इसलिए ये अभिक्रिया हम किस प्रकार करेंगे, जब देखिए ऊपर वाली अभिक्रिया देखिए तो सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ है। यहाँ जो हम चौथी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो केवल सांद्र H2SO4 के साथ है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे जब एग्जाम में पेपर आएगा तो आपसे पूछा क्या गया है। तो आप क्या करें, ये देखिए CH2 और CH2 को हमने ऐसे बना लिया, और जो दो OH हैं उनको हमने इस प्रकार यहाँ पे लिख लिया। उसी प्रकार एक दूसरा
ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल जिसकी संरचना हमने इस तरीके से बनाई, CH2 CH2 OH और ये OH। सांद्र H2SO4 का सामान्य जो काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जल को निकालता है। तो यहाँ देखिए केवल आपकी अभिक्रिया किससे है, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए जल निकलेगा। जल कैसे निकलेगा, देखिए ये देखिए एक ग्लाइकोल का आप यदि OH निकाल रहे हैं तो दूसरे ग्लाइकोल का आप हाइड्रोजन निकालेंगे। यदि जिसका हाइड्रोजन निकल रहा है तो दूसरे वाले का OH निकलेगा। इसलिए आप देखें कि ये जो अभिक्रिया है इसमें आप देखें कि इसका OH निकला है तो सामने वाले का हाइड्रोजन निकला है, इसका हाइड्रोजन निकला तो दूसरे वाले का OH निकला। यानी आप ध्यान रखें कि जो ग्लाइकोल का अणु है उसमें से एक का तो OH निकलेगा तो दूसरे वाले का H निकलेगा, और दूसरे वाले का अगर H निकलेगा तो अगले वाले का OH निकलेगा। तो जैसे जो अभिक्रिया दिख रही है आपको, उसको आप ध्यान से देखें। अब देखिए उत्पाद क्या बनता है, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये दोनों रह गए। तो देखिए अब उत्पाद जो बनेगा वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये O, ये O, CH2 CH2 और ये O, ये आपका है 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें। जब केवल सांद्र H2SO4 से जब अभिक्रिया होती है तो 1,4 डाइऑक्सेन बनता है। पांचवी अभिक्रिया है एसिटिक एसिड के साथ। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने एलिल में पढ़ी थी। देखिए जब हम ये एसिडिक एसिड ही है, अगर मैं ऐसे लिखता तो आपको आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन अभिक्रिया को समझाने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। और क्योंकि आप संरचना देखते ही आपको पता लग जाएगा कि निकलेगा क्या, यहाँ से H2O निकलेगा और ये बनेगा ग्लाइकॉल मोनोएसिटेट। देखिए ग्लाइकॉल मोनोएसिटेट बन गया। इसके बाद फर्दर रिएक्शन होती है इसकी CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल के साथ वापस से। अब जो हाइड्रोजन निकलेगा वो निकलेगा ये वाला और फिर बनेगा ग्लाइकॉल डाइएसिटेट। ये अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। छठी अभिक्रिया फिर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अभिक्रिया किस प्रकार है, सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में। देखिए एक तो था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो 1,4 डाइऑक्सेन बनेगा, और ये सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, संरचना वैसी ही लिखनी है जैसे हमने H2SO4 के साथ जब किया था। ये CH2 आप बनाए, ये OH आप ऐसे लिखें, लेकिन इसका OH भी इधर ही लिख दें। साथ साथ ये CH2, इसका OH यहाँ, फिर ये CH2 और ये OH। यानी अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें H2SO4 के टाइम पे हमने क्या किया था, दोनों में से जल के अणु निकले थे, यहाँ पर केवल एक से ही निकलने वाला है। तो आप देखिए वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद किससे हो रही है अभिक्रिया, कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल ये होता है। तो आपका उत्पाद क्या बनेगा, देखिए
अब क्योंकि यहाँ से H2O निकल चुका है तो यहाँ केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। फिर आप देखें ये CH2 और ये OH, तो ये आपका उत्पाद है। तो इसको आप देख लें क्योंकि अभिक्रिया बिल्कुल सेम सी है। तो आप इसका जो नाम है वो है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। तो अब आप ध्यान रखें जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया थी तो 1,4 डाइऑक्सेन, और अगर सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है तो डाइथिलीन ग्लाइकॉल, वहां 2 मॉलिक्यूल H2O के निकले थे, यहाँ पर केवल एक मॉलिक्यूल H2O का बाहर निकलेगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सातवां आप देखें, सातवां भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। देखिए आपको याद करने का तरीका बता दूं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन आप ध्यान रखें कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए ये अभिक्रिया समझने के लिए, ये आपके ग्लाइकॉल है, दोनों OH हैं। तो हम सबसे पहले नीचे की तरफ वाली अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी भी एक OH का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, और हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो आप देखिए ये एल्डिहाइड बन गया, और ऊपर वाला जो OH है उसे एज इट इज रहने दीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। इस ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन होता है तो आप जो बचा हुआ OH था उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल, CHO और CHO, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन हमने अभी क्या किया है, सबसे पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में, फिर इसके बाद अगले स्टेप में जो बचा हुआ अल्कोहल था उसको हमने एल्डिहाइड में परिवर्तित किया। इसके बाद जो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन दूसरी तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए कि ऊपर वाला OH जो है वो एज इट इज कुछ नहीं हो, और हमें ये पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये देखिए OH को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो गया। तो जो उत्पाद बना वो क्या है, ग्लाइकोलिक अम्ल। इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल का फिर ऑक्सीडेशन होता है तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद तो क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आप ऐसे ही रहने दें। अब जो बचा हुआ OH था, ऊपर वाला जो OH है उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब OH का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो आप देखिए ये एल्डिहाइड बन गया और इसका नाम हो गया ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। उसके बाद वापस से ऑक्सीडेशन कराएं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप ये देखें अंतिम जो उत्पाद है वो बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये जो आपका ग्लाइकॉल है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में कई उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो वो उत्पाद किस प्रकार बनते होंगे इसको समझाया गया है। तो आप इसको याद करने का तरीका केवल एक रखें कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन होने पर आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये जितने भी उत्पाद बने हैं वो इन दो ऑक्सीकारक की उपस्थिति में बने हैं, या तो तनु H2SO4 हो, या तो तनु HNO3 हो, या फिर क्षारीय KMnO4 हो। अगर ये दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये स्क्रीन पे जो आपको उत्पाद दिख रहे हैं वो उत्पाद बनते हैं। इसके साथ साथ आठवीं जो अभिक्रिया है वो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो KMnO4 इस्तेमाल हो रहा है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो आप ध्यान रखिए कि परीक्षा में आपको अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण पूछा गया है या फिर क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में।
तो आप देखिए कि 8वीं जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण की है और वो अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में है। तो आप देखें कि ग्लाइकॉल को जब भी अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है फॉर्मिक एसिड। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए उत्पाद चेंज हो गया, वहां पे तो हमारे अलग प्रोडक्ट बन रहे थे और यहाँ सीधे फॉर्मिक एसिड बनता है। ये भी आपका ऑक्सीडेशन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी पीछे की जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को ध्यान में रखने के लिए आप याद इस तरीके से करें कि किसकी उपस्थिति में निर्जलीकरण है। अगर ग्लाइकॉल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में दिया जाता है आपको कि जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा, तो पहली बात आपको दिमाग में आना चाहिए कि निर्जलीकरण होगा। ZnCl2 का काम निर्जलीकरण होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी काम निर्जलीकरण होता है। तो इस कंडीशन में जो जल का अणु निकलेगा वो किस प्रकार निकलेगा कि एक और ये दूसरा। अब देखिए आप इसमें जो इस तरह से निकलेगा, एक कार्बन पे जो OH है वो और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन। तो यहां से जब OH और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा और ये संरचना बनेगी। और ये संरचना क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये है वाइनिल अल्कोहल। और वाइनिल अल्कोहल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये इनोल फॉर्म होती है, अस्थायी होती है और जब भी ये बनता है तो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है कीटो फॉर्म में, और वो जो कीटो फॉर्म होती है वो है एसिटाल्डिहाइड। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अगर ZnCl2 की उपस्थिति में है तो आप एक कार्बन का तो OH लेंगे और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन लेकर के कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी वाइनिल अल्कोहल बनेगा जो अंत में परिवर्तित हो करके अपने आप को चेंज करके कीटो फॉर्म में परिवर्तित करेगा और एसिटाल्डिहाइड अंतिम उत्पाद बनेगा। अगर निर्जलीकरण आपको 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया जाए तो आपको समझ जाना है कि आपको निर्जलीकरण कराना है। लेकिन इस कंडीशन में निर्जलीकरण कैसे होगा, एक कार्बन का OH और दूसरे कार्बन का जो OH है उसका हाइड्रोजन जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो जब इस प्रकार से होगा तब भी -H2 ही होना है, जल का अणु बाहर निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो बनने वाला उत्पाद है वो है आपका इथिलीन ऑक्साइड या फिर इपोक्साइड। तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी आपके परीक्षा में पूछी जा चुकी है और यही हम जब ग्लिसरॉल पढ़ेंगे तब भी आएगा, तब भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ZnCl2 की उपस्थिति में है तो आप ध्यान रखें वो क्या होगा, वो साधारण सा आपको एक कार्बन का OH और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन लेकर के डबल बॉन्ड बनाना है, वाइनिल बनेगा और फिर अंतिम उत्पाद एसिटाल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यही अभिक्रिया यदि 500 डिग्री सेल्सियस पर आपको दी जाती है तो आपको एक कार्बन का पूरा OH निकालना है और दूसरे कार्बन का जो OH है उसका हाइड्रोजन निकालना है, वाटर निकलेगा और आपका अंतिम उत्पाद बनेगा इपोक्साइड। तो ये थी ग्लाइकॉल की अभिक्रियाएं, उसके बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।